तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये आरोप लगाया कि विपक्ष भारत का इस्लामीकरण करने की साजिश कर रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर भारत का इस्लामीकरण करने का आरोप लगाया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, देश के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये सपा और कांग्रेस के लोग धार्मिक आधार पर बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारत का इस्लामीकरण करने की साजिश है और उसी साजिश के तहत ये लोग यहां पर वोट जिहाद की बात करते हैं। सीएम योगी ने वोट जिहाद को लेकर विपक्ष पर और भी तल्ख टिप्पणी की और कहा कि अगर जिहाद से प्यार है तो पाकिस्तान चले जाएं, जहां लोगों के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है। इनको बताया जाना चाहिए कि जिहाद में अगर इतना ही प्यार है तो भूखों मरने के लिए भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाइए, जो आज 2 जून रोटी के लिए तड़प रहा है। विपक्ष में पीएम का चेहरा आखिर कौन होगा, इस पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जवाब दिया है। उनका कहना है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा जो सबको समान भाव से देखता हो और दूसरों की बात सुनता हो। 24 में विपक्ष की ओर से पीएम का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर इंडिया गठबंधन लगातार सवालों के घेरे में है। कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने एक इंटरव्यू में इस सवाल का जवाब दिया। एक साथ या एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रहे विपक्षी दल लोकसभा चुनाव के बाद साथ आ जाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार में लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा जो सबको समान भाव से देखता हो और दूसरों की बात सुनता हो। एक पार्टी की सरकारों की तुलना में गठबंधन सरकारों के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहतर होता है। ये परिवर्तन का चुनाव है और बीजेपी ने विमर्श पर अपनी पकड़ खो दी है। थरूर ने कांग्रेस के अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाने के फैसले को भी सही ठहराया। ये एक राजनीतिक समारोह था, महिमा मंडन के लिए आयोजित किया गया था। मेरे विचार से अगर हमने ऐसा किया होता तो ये एक गलती होती। एक विशुद्ध राजनीतिक फैसले के तौर पर देखें तो ये सही निर्णय था। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को नसीहत दी है। चिराग ने कहा है कि देश को बांटने का काम मत कीजिए, क्योंकि कोई बाहरी और कोई गैर नहीं है। तेजस्वी यादव के चुनावी बयानों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नाराजगी जताई है। चिराग पासवान ने लालू यादव के कार्यकाल को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तेजस्वी जी कहां तक और जाएंगे? कम से कम सेना को तो बख्श दीजिए। सेना को तो जात पात धर्म मजहब में मत बांटिए। या सेना में भी जाकर आप अपना एमवाई समीकरण ढूंढेंगे कि कितने एम के लोग हैं और कितने वाई के लोग हैं सेना में। यही करना बाकी रह गया। ये लोग हैं जिनकी वजह से आज बिहार बर्बाद हो रहा है। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को नसीहत दी कि वो बंटवारे की राजनीति न करें। और अफसोस इस बात का है कि ऐसे युवा है, मतलब अब इन लोगों से कम ये उम्मीद नहीं थी। युवा कम से कम मैं मानता था कि समावेशी विकास की सोच रखेंगे। मैं खुद 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा, नहीं मानता मैं जात पात धर्म मजहब। पर अगर ये लोग आज का अगर युवा भी अगर ये सोच रखेगा तो बिहार कैसे आगे बढ़ पाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये देश बाबर और अकबर का नहीं बल्कि रघुवर का है। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शनिवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में कथा वाचन के लिए पहुंचे। इस दौरान जी मीडिया से उन्होंने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये देश बाबर और अकबर का नहीं बल्कि रघुवर का है। ये बाबर या अकबर का देश नहीं, रघुवर का देश है। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इंदौर शहर में बढ़ रही युवाओं में नशे की लत और आत्महत्या के मामले पर प्रतिक्रिया दी। युवा व्यसन की जगह, नशा की जगह अपनी ताकत राष्ट्र भक्ति में लगाएं, राष्ट्र हित में लगाएं, देश सेवा में लगाएं, समाज सेवा में लगाएं। जी मीडिया से बात करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्थरबाजों को भी चेतावनी दी। जो धमकियां दे रहे, पत्थर फेंक रहे, उनसे कह दो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे।
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंदर सिंह लवली ने आखिरकार बीजेपी की सदस्यता ले ली है। लवली के साथ ही साथ कुछ और कांग्रेस नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनावों से पहले अरविंदर लवली ने बीजेपी का पटका पहन लिया। उनके साथ पार्टी के 4 और कांग्रेस नेता राजकुमार चौहान, अमित मलिक, नसीब सिंह और नीरज बसोया ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। ये हमने भाषण सुना था कतरे कतरे का, आज कांग्रेस पार्टी कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े तक पहुंच गई है। इसलिए जो है हम लोगों ने फैसला किया कि देश के लिए कोई पार्टी अगर लड़ रही है तो हमको घर बैठने की बजाय उस पार्टी में अपना योगदान देना चाहिए। माना जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ और कांग्रेसी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। और हम केवल आज हम ये 5 साथी नहीं है, एक लंबा काफिला है जिन्होंने ये तय किया है। नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हुए हम निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में रह के मजबूती के साथ जो है हम लोग लड़ेंगे। तो वहीं देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। उनका ऐसा कहना है कि पाकिस्तान से बातचीत होगी तभी जाकर ये आतंकवाद खत्म होगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और इसके खात्मे के लिए पाकिस्तान से बातचीत करने की पैरवी की है। फारूक अब्दुल्ला ने दलील दी कि जब तक भारत पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते नहीं होंगे, कश्मीर में शांति नहीं आएगी। जो नफरत उसने फैलाई आजकल, इस नफरत को धक्का दे दीजिए कि भारत बच सके। भारत तरक्की नहीं करेगा जब तक अमन अंदर नहीं होगा। पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है, कैसे कम करेगा? जब तक बातचीत पाकिस्तान से नहीं होगी तब तक ये आतंकवाद मैं आपको लिख के देता हूं, खून से लिख के देता हूं, ये बंद नहीं होगा। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र पर नाइंसाफी करने का भी आरोप लगाया। फारूक अब्दुल्ला का ये बयान ऐसे समय में आया है जब घाटी में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। अगर हमने पाकिस्तान जाना होता हम 47 में गए होते, या नहीं हमें रोक सकती थी। सेक्स स्कैंडल केस में एचडी रेवन्ना को एसआईटी ने हिरासत में ले लिया है और अब ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में कई और आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में एसआईटी का एक्शन जारी है। एसआईटी ने पूर्व मंत्री और जेडीएस के विधायक एचडी रेवन्ना को हिरासत में लिया है। रेवन्ना को पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के घर से हिरासत में लिया गया। एचडी रेवन्ना को हिरासत में लिए जाने से पहले उन्हें कोर्ट से भी झटका लगा है। अपहरण के मामले में एचडी रेवन्ना की अंतरिम जमानत की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इधर सेक्स स्कैंडल केस में फरार आरोपी और एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल की तलाश जारी है। एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना पर उनके यहाँ काम करने वाली महिला ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। प्रज्वल के कई आपत्तिजनक वीडियो भी वायरल हुए थे। वीडियो वायरल होने के बाद प्रज्वल देश से बाहर भाग चुका है। लोकसभा चुनाव के दौरान इस मामले में कर्नाटक में जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस पार्टी जेडीएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है। देखिए, इस सेक्स स्कैंडल केस में फरार प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। सीबीआई से एसआईटी ने गुजारिश की है कि प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए ताकि उसकी जल्द गिरफ्तारी हो सके। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में फरार प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ शिकंजा कसता ही जा रहा है। एसआईटी ने सीबीआई से अनुरोध किया कि वो इंटरपोल से प्रज्वल के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करे। इस मामले में सिद्धारमैया सरकार भी फुल एक्शन में है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने एसआईटी के अफसरों के साथ बैठक की और प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार करने के एक्शन प्लान पर चर्चा की। सेक्स स्कैंडल केस में एसआईटी ने पहले ही प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना को हिरासत में ले लिया है और अब प्रज्वल को गिरफ्तार करने के लिए हर एक्शन प्लान पर काम हो रहा है। माना जा रहा है कि इस केस की पूरी निगरानी खुद सीएम सिद्धारमैया कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार के मुताबिक एसआईटी प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी के लिए फुल एक्शन प्लान तैयार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि प्रज्वल रेवन्ना विदेश फरार हो गया है। लिहाजा एसआईटी ने सीबीआई से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की है। तो वहीं ये भी माना जा रहा है कि सीबीआई इस मामले में इंटरपोल की मदद लेने की तैयारी में है और ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा सकता है।
और आइए आगे बढ़ते हुए बात एक और अहम खबर की। हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक मौलाना को सूरत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना की गिरफ्तारी पर बड़ा खुलासा सूरत पुलिस ने किया है। पूरा मामला आखिर क्या है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। देश के कई बड़े हिंदूवादी चेहरों को जान से मारने की धमकी देने वाले मौलाना को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात पुलिस ने बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए ये जानकारी दी है कि मौलाना का नाम सोहेल अबू बकर है और ये एक न्यूज चैनल के मालिक बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और बीजेपी विधायक टी राजा समेत हिंदूवादी नेता उपदेश राणा को मारने की साजिश रच रहा था। सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने जानकारी दी है कि मौलाना सोहेल पाकिस्तान और नेपाल में बैठे अपने आकाओं के साथ मिलकर इस साजिश को रच रहा था। पुलिस ने इसके कब्जे से कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। तो इसके जब ये इसको डिटेन किया गया, इसके मोबाइल फोन में से बहुत सारी ऐसे भी चैटिंग और कॉल्स डिटेल मिली। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए हैं, जिससे ये जानकारी हाथ लगी है कि ये मौलाना सीक्रेट ऐप की मदद से पाकिस्तान और नेपाल में बैठे अपने आकाओं से संपर्क में था। और आइए अब आपको खूबसूरत तस्वीरें हम दिखाते हैं बात श्रीनगर की, जहां के प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन में इस साल अब तक 4 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंच चुके हैं। बीते कई सालों में ये रिकॉर्ड संख्या मानी जा रही है और ट्यूलिप गार्डन पहुंचने वाले पर्यटकों का सिलसिला अभी रुका नहीं है। देखिए तस्वीरें। दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों की पहली पसंद बन चुका है। बीते 30 दिनों में 4 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती का दीदार किया है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में इस साल 73 किस्मों के 17 लाख से ज्यादा ट्यूलिप लगाए गए थे। बीते एक महीने में 4,20,000 से ज्यादा पर्यटक गार्डन पहुंचे। इस बार हमने जो टूरिस्ट फुटफॉल विटनेस किया है ऑलमोस्ट 4,20,000 के करीब कल तक जो हमारा टूरिस्ट फुटफॉल है। तो प्रीवियस रिकॉर्ड्स जो भी थे, जैसे पिछले साल का 3.77 3,77,000 था, तो इस बार 4.2 हुआ है। और ट्यूलिप गार्डन हर साल जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करने की एक लेगेसी है, तो इस बार भी ये कैरी ऑन हुई। जबकि बीते साल यानी 2023 में 3,70,000 के करीब पर्यटक यहाँ पहुँचे थे। वहीं यहाँ पहुँचे पर्यटकों का कहना है कि ट्यूलिप गार्डन आना उनके लिए सपने के पूरे होने जैसा है। इस गार्डन की देखरेख में 150 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात मेहनत में जुटे रहते हैं। और आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, जहां जेल में बंद इमरान खान इन दिनों लगातार सभी पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस दौरान इमरान खान ने कहा कि बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन समझौता करने के लिए नहीं।